एवरीवन, स्वागत हो गया है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट ओनली। जीरो बिफोर नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो is a significant figure. Zero after two non-zero is significant in case of decimal point only. Zero after non-zero is not a significant figure. Exact value having infinite significant figure power of 10 is not significant. चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले सभी नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले 563 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यू विल से 3। वाई? क्योंकि 3 नॉन जीरोज हैं और सभी नॉन जीरोज क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल होता है जीरो आफ्टर और बिफोर डेसिमल। जीरो अगर डेसिमल से पहले हो या बाद में हो, तो देखिए कैसे होता है। जीरो बिफोर लाइक ऐसे है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। ये वाली जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी, सिर्फ इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो 0.200, तो इसमें इस वाले केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 1 2 3। तो इसमें 0 भी काउंट होगा। अगला है बिटवीन टू नॉन जीरो, लाइक 909 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? इसमें होंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये वाला जीरो इसमें 2 नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अगला है जीरो आफ्टर नॉन जीरो। जीरो आफ्टर नॉन जीरो लाइक ये है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। इसमें ये वाली जीरो काउंट नहीं होंगी, सिर्फ इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एग्जैक्ट वैल्यू बोल दे, जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ 2 लिखा है, कोई यूनिट नहीं लिखी है, तो ये क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू है, काउंटिंग नंबर्स है, तो इनमें होता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर पावर ऑफ 10 दे रखी हो, जैसे 10 की पावर 22 दे रखी है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यू विल से 0। Why? क्योंकि पावर ऑफ 10 is not significant. Therefore, like 6.2 multiply 10 की पावर 29 है, तो इसमें बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 6 and 2। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा कंसेप्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। टिल देन ओके। तो चलो एक PYQ सॉल्व करते हैं। So the question says the density of the solution is 2.15 gram per milliliter. Then mass of 2.5 ml solution in correct significant figures. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो हमें डेंसिटी गिवन है विच इज 2.15 यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, मास हमें निकालना है और वॉल्यूम दे रखी है 2.5 मास। ओके, सो मास क्या हो जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाई 2.15। सो 2.5 मल्टीप्लाई 2.15 होता है 5.375। हमें सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना था, तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या रूल होता है? जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला देखेंगे। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। इसमें कितनी है? 1 2 3। तो आंसर में हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे और हमारा आंसर होना चाहिए 5.4 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 5.4 ग्राम इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में तो सिग्निफिकेंट फिगर जब मिनिमम होती है वो वाला केस होता है, लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाती है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर की दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट। कन्वर्जन ऑफ स्टेट का मतलब होता है स्टेट का चेंज होना, उसको क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक चेंज, स्टेट चेंज होने को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहेंगे फ्यूजन। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कहेंगे वेपराइजेशन। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं, और सॉलिड गैस में होते हैं सब्लिमेशन, एंड गैस सॉलिड में होते हैं तो डिपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को न ही बनाया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। जितना हम प्रोडक्ट है, जितना हमने रिएक्टेंट दिया उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है एज पर E इज इक्वल टू mc²। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound always contain fixed proportion of elements by mass। और इसके लिमिटेशन है इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप। तो ये आइसोटोप क्या होता है और ये लॉ क्या है, चलिए इसे समझते हैं। सो लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है, H2O का एग्जांपल लेते हैं। तो H का मास क्या होता है? H का मास नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 मास हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन तो हम ये क्या कह सकते हैं कि H2O जब भी बनेगा तो 2:16 में ही बनेगा, या फिर सिंपल रेशियो करें तो 1:8। जब भी 1:8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो H2O बना देंगे। लेकिन ये लोग क्या था? आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं था। क्यों नहीं था इसे जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। H हैविंग मास नंबर 1 नोन एज प्रोटियम, H mass number 2 deuterium, and H mass number 3 is tritium। ओके, तो इसलिए अगर ये आइसोटोप ले लेंगे हम इसकी जगह तो क्या हो जाएगा? ये वैलिड नहीं हो, ये लॉ इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। So पहला law है law of multiple portion। when 2 elements combine with each other and gives 2 or more than 2 compounds, then mass of first element is fixed in compound and mass of other atom will bear a whole number ratio or multiple ratio। example है इसके H2O2 and H2O and N2O and NO2 and NO। So next law है Gay-Lussac's law। It is only valid for gases when gas combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volume at constant pressure and constant temperature। ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है और जब ये वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम के रिलेटेड होता है, जब वो टेम्परेचर और
प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगला है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगला है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें 5 पोस्टुलेट थे। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच कांट बी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट है फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट atom are identical in all respect like mass and shape etc. Third वाला है for different elements having different atom in all respect. Fourth है atom can neither be created nor be destroyed. Fifth one is atom of different element combined with each other in a fixed proportion by mass and gives compound. Okay. सो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 ये पोस्टुलेट थे, जिनमें से काफ़ी कुछ में गलती भी थी। जैसे कि पहला पोस्टुलेट है तो दूसरा पोस्टुलेट भी और तीसरा में भी। पहले तीनों में तो क्या कहते हैं थोड़ी गलतियां थी, जैसे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं। ऐसे ही ये थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU। 1 AMU इक्वल होता है 1 डाल्टन के, और 1 डाल्टन किसके इक्वल होता है, 1 एस्टन के, 1 यूनिफाइड के और 1 एवोग्राम के। इनमें से कोई भी आ जाए तो वो सेम ही बात होती है, और 1 यूनिफाइड को हम लिखते हैं 1U। ओके, सो नेक्स्ट है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो कि होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर हम इसे कभी कभी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम भी लिख देते हैं। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ओके, तो ग्राम में था, ये केजी में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में भी बना सकते हैं वैसे। अगला है मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम कैसे निकाला, हमें पता है कि 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप होता है, कार्बन 12 आइसोटोप। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कार्बन का मास कैसे निकाला। कार्बन का मास निकाला मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन करके। तो साइंटिस्ट को पता चल गया था कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, और 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन का मास हमें पहले से पता था। तो क्या किया कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एक प्रोटॉन को के मास को, और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया एक न्यूट्रॉन के मास को। ठीक है, तो आंसर आया 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, सो 1 AMU क्या होता था, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो 1/12 किया था इस चीज़ का, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 का। तो यहाँ से 1 AMU की वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। ओके, जैसे हमें रिलेटिव मास निकालना है ऑक्सीजन एटम का। सो ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो आंसर आया 16 टाइम्स। 16 टाइम्स का क्या मतलब है, 1 AMU के 16 टाइम्स है एक ऑक्सीजन का एटम का मास। ओके, नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई abundance प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू abundance प्लस में सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए इसे समझते हैं ये कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। सो जैसे कि मान लेते हैं एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो उसका 2 आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 मास वाला, एक 37U मास वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 35U वाला 75% पाया जा रहा है। ठीक है, और 37U वाला 25% दुनिया में पाया जा रहा है। ठीक है, इसकी अबेंडेंस ज्यादा है, इसकी अबेंडेंस कम है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मास मल्टीप्लाई परसेंटेज प्लस मास ऑफ अदर मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो मास ऑफ फर्स्ट इज 35 मल्टीप्लाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100। तो इसी से हमारा आंसर आएगा 35.5U।
सो जो भी पीरियोडिक टेबल में या फिर आप कहीं भी एलिमेंट्स के मास नंबर देखते हैं ना, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। जैसे हम क्लोरीन का लिखते हैं 35.5, ये अबेंडेंस के बेसिस पे एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलो एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। X has the following isotopic composition. X एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर दिया हुआ है 200 मास नंबर है और वो 90% पाया जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, अनदर है X, वही एलिमेंट तो वही है लेकिन इसका आइसोटोप अलग है, मतलब कि X का आइसोटोप है जिसमें मास नंबर है 199, वो पाया जा रहा है 8%। ये 8% है, 80% नहीं है। ठीक है, अगला है X पाया जा रहा है जो कि है 202 मास नंबर है और ये है 2% पाया जा रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। तो हमने क्या देखा था? एवरेज एटॉमिक मास का क्या? ओके, तो क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है ब्रो? क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज मास ऑफ थर्ड मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे? पहले का मास है 200 और परसेंटेज है 90 प्लस दूसरे का मास है 199, परसेंटेज है 8 प्लस मास है तीसरे का 202 एंड परसेंटेज है 2। डिवाइड कर देंगे पूरे को 100 से। ठीक है, 200 इंटू 90 आता है 1800। ओके, एक और जीरो आएगी प्लस ये क्या करता है 1572 हो जाता है ये वाला, और ये क्या होता है 1592 आएगा यहाँ पर। यस, और ये क्या होता है 404 डिवाइड बाय 100। तो अब हम इसे प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करने पे आएगा 6 9 9 एंड 9 1। तो ये आ जाएगा। डिवाइड होने के बाद किससे करना था? 100 से। ओके, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 199.96। तो हमें क्या बताना था? क्लोजेस्ट। हमें बताना था क्लोजेस्ट किसके है? ये चीज किसके सबसे क्लोज है? 200 U के। तो हमारा आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 200 U इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।